हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और ये है प्री बोर्ड एग्जाम 2021-22 क्लास 10 हिंदी का पेपर इवनिंग शिफ्ट का हो चुका है आज 30 अक्टूबर को। तो चलिए पेपर आपके साथ शेयर कर चुका हूं इससे पहली वीडियो में। अब हम इसके आंसर लॉजिक के साथ सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ ही अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट के हैं तो इस पेपर से अपनी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और अगर आप इवनिंग शिफ्ट के हैं तो अपने मार्क्स भी टोटल करते जाइए। और अगर आपने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर नहीं देखा तो जरूर देखिए, ताकि कंपैरिजन हो जाए कि आपका पेपर किस तरह मॉर्निंग और शिफ्ट का आ रहा है और इससे आपका फर्स्ट टाइम में किस तरह प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। और इसी तरह से हमारे पास जो सामान्य निर्देश है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। सीधा चलते हैं हम पहले प्रश्न पे, जो कि आपके पास एक अपठित गद्यांश था, जिसमें कि अनुशासन की बात कर रहे थे, इंसान की बात कर रहे थे कि अनुशासन किस तरह हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है, और अनुशासन के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होता है। पहला पेपर ज़रा ब्लर जरूर था, लेकिन दूसरे पेपर में आपको अच्छे से यहाँ पर दिखने वाला है। तो पेपर आप देख चुके हैं। सीधा हम बात करते हैं पहले प्रश्न पर, और पहला प्रश्न था आपका, अनुशासन नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन 4 थे, अनुशासन नियंत्रित करता है, शरीर को भी करता है, दिमाग को भी करता है, आत्मा को भी करता है। पैसेज के अकॉर्डिंग तो आपका था घ वाला, उपरोक्त सभी यानी कि तीनों ही ये नियंत्रित करता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, गद्यांश के अनुसार दैनिक जीवन में वास्तविक अनुशासन के उदाहरण को हम कहाँ देखते हैं? तो ये देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों में, क्योंकि स्पेशली आपको एक लाइन में आंसर भी इसका आ चुका है। और सूरज और चांद सही समय पर उगना और अस्त होना किस बात का परिचायक है? तो ये है वास्तविक अनुशासन, यानी कि सिस्टमेटिक वे में दोनों सूरज और चांद काम करते हैं। तो हमें भी इसी तरह से अनुशासित होकर के अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए, अपने एग्जाम देने चाहिए। साथ ही गद्यांश के अनुसार हमें अनुशासन का पालन क्यों करना चाहिए? आखिर अनुशासन का पालन क्यों करें? तो अगर हम गद्यांश की बात ना करें, फिर भी नॉर्मली जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अनुशासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो आपको प्रैक्टिकली भी आते हैं इससे। गद्यांश के अनुसार हमें किनकी सफलता और असफलता से सीखना चाहिए? तो ये है शिक्षकों और अभिभावकों से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से हमें सीखना चाहिए। और अगर आपने दूसरे गद्यांश को किया था अथवा वाला, तो यहाँ पर विज्ञान साइंस से रिलेटेड, साइंस क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, साइंस का हमारे जीवन में क्या योगदान है, साइंस के कारण हमारे जीवन में कितना बदलाव आया है और आता रहेगा, ये इस पैसेज में वर्णन किया है। पैसेज का जो मुख्य भाव है वो साइंस यानी कि विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान का आविष्कार, और आप यहाँ पर इस पूरे से पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न आता है, विज्ञान का अर्थ है। तो विज्ञान क्या है? किसी वस्तु या विषय के बारे में विशेष और व्यवस्थित ज्ञान। यानी कि विशेष ज्ञान मतलब नॉलेज, किसी भी चीज़ के बारे में विशेष अगर हम स्पेशल नॉलेज रखते हैं, वही तो विज्ञान है, वही तो साइंस है। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। और अगर आपने आजकल फॉर्म चल रहा है आपका ई डिस्ट्रिक्ट वाला और NSP पोर्टल वाला, अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो ज़रूर फिल कीजिए। हमारे चैनल पर उनके वीडियोज़ कंप्लीट प्रोसीजर के साथ रखे हुए हैं। अगला, आज के समय में किसका जीवन सभ्य है? तो जीवन तो सभी का सभ्य है, लेकिन जिसके पास विज्ञान है, जो विशेष ज्ञान रखता है, जो लॉजिकली किसी चीज़ को देखता है, वही सभ्य है। सभ्य यानी कि पढ़ा लिखा, है ना। आज तक जितने भी तरह तरह के आविष्कारों खोज हुए, वह किसका परिणाम है? बहुत ही आसान सा था, विज्ञान। वैसे देखो, आविष्कार तो विज्ञान ही करेगा ना, हालांकि मनुष्य करता है, लेकिन विज्ञान के द्वारा करता है। और विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को क्या बनाया भाई? देखो, सरल भी बनाया है और सुखमय भी बनाया है। और जब आप ग को देखेंगे तो इसमें सरल और सुखमय दोनों हैं। तो आपका गा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अपने आंसर भी टोटल करते जाइए साथ साथ में कि कितने आपके सही बन रहे हैं। और अगला सवाल था आपका, किसके बिना जीवन निरर्थक है? ये तो ज़्यादा सोचने वाला नहीं था, आपको सिर्फ प्रश्न पढ़ना था और आंसर पे टिक करना था। क्योंकि चैप्टर आपका जिस चीज़ पर फोकस करता है ना,
उससे रिलेटेड 2-3 सवाल तो आपके टपक ही जाते हैं। तो विज्ञान पर आधारित था, तो विज्ञान के बिना ग ऑप्शन। उसके बाद देखो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर 2 काव्यांश में से एक को आपको करना है। और उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, नई ज्योत, ज्योत नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। और इसके बाद आपको ये दिख रहा है, तो अब इसे देख सकते हैं। जो नहीं दिख रहा था मैंने आपके लिए वो पढ़ दिया है। हालांकि पेपर तो आपके पास है, बट ये मॉर्निंग वाले बच्चों के लिए भी है। और कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदी बी वाले हैं, ए वाले हैं, तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। कभी किससे आह्वान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा सैनिकों से, लेकिन इसका जो उत्तर होगा वो अमर सपूतों से, ठीक है। अमर सपूतों से करेक्ट आंसर है। और काव्यांश में कवि क्या करने को कहते हैं, तो कवि क्या कहते हैं भाई, नया निर्माण करने को भी कहते हैं, नव स्फूर्ति भरने को भी, नव प्राण भरने को भी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों। अगला देखो, मुस्कान भरने की बात किसके लिए कही गई है, तो ये है अमर सपूतों के लिए। जो सारी बातें आई हैं सब कुछ कहते हैं भाई अमर सपूतों ये करो, अमर सपूतों वो करो। तो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप भी मेरे लिए अमर सपूत हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज और मिलते रहे, अपडेट मिलती रहे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो। डाल डाल पर बैठे पक्षी क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, गाते हैं। खाते भी होंगे, आश्रय भी पाते होंगे, लेकिन जो कविता के अकॉर्डिंग ये गाते हैं। काव्यांश के अनुसार भौरे क्या करते हैं, तो भौरे गुनगुनाते हैं, भौरे मस्त होते हैं, है ना, और साथ में वो मंडराते भी हैं। तो इसका आंसर होगा, देखो तीनों आ गया, मस्त होकर गुनगुनाते और मंडराते हैं, यानी कि इसे कह सकते हैं हम उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों वाले। और चलिए एक और कविता आपके पास अथवा में, अगर आपने अथवा वाले प्रश्न किए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। अंधकार को दूर कर दे जो प्रकाश फैला दे, बुझी हुई आशा में विश्वास जगा दे। जब लगे नामुमकिन कोई भी चीज़, तो यहाँ पर आशावादी बनने के लिए, मोटिवेट रहने के लिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए यहाँ पर बढ़ावा दिया है कि हमेशा अच्छा सोचें। बहुत कुछ हमारे जीवन में होगा, विषम परिस्थितियाँ भी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट वहाँ पर आपको आशावादी होना है हमेशा। तो कविता को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद पहला सवाल, काव्यांश के अनुसार शिक्षा बुझी हुई आशा में विश्वास जगाती है ना। आशा अगर बुझी है, आप डिमोटिवेट हो गए, तो शिक्षा क्या करेगी, मोटिवेट करेगी, ठीक है। तो अगला सवाल आपका, काव्यांश के अनुसार शिक्षा किनके मन में ज्ञान का दीपक जलाती है, तो ये है आपका अज्ञानी के मन में, ठीक है। शिक्षा के माध्यम से, अगला सवाल 18वां, शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, तो दुर्गम मार्ग को सरल बनाया जाता है। जो शिक्षित होगा वो डिफिकल्ट में भी इजी वाला वे अपना लेता है। और काव्यांश के अनुसार शिक्षा किसका यंत्र है, यंत्र, यहाँ पर एक वर्ड है जंत्र, और जंत्र को ही यंत्र कहते हैं, यंत्र को ही मशीन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, शांति सुकून और खुशियों का जंत्र है, जंत्र ही आपका यंत्र है। और अगला सवाल है, काव्यांश के अनुसार शिक्षा को किसका मंत्र कहा है, तो ये आपका भेदभाव, छुआछूत और अंधविश्वास को दूर भगाने के लिए। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ प्रैक्टिस या से अपने आंसर ले सकें। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्यावहारिक व्याकरण। ग्रामर में जिस बच्चे की जितनी अच्छी पकड़ हो जाती है ना, उसके मार्क्स उतने ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये 16 मार्क्स का आपका ग्रामर ही ग्रामर। और अगर आपको ग्रामर में किसी भी पार्ट में कोई टफ डिफ़िकल्टी लगे, तो हमारे चैनल पर वीडियोज हैं, आप आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। 5 सवाल होंगे, 4 करने होंगे। पहला है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएंगे कि वह बाजार गया और केले लाया। तो और जुड़ने से आपका क्या बन गया, संयुक्त बन गया। 2 सेंटेंस है, वह बाजार गया और वह केले लाया, 2 सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, जहाँ पर कि और कंजक्शन यानी कि संयोजक से जुड़ा है।
निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, ये आपका सरल हो गया। मैंने खाना खाया और सो गया, ये आपका संयुक्त हो गया। कठोर होकर भी सहृदय बनो, ये भी सरल हो गया। तो एक ही आपका मिश्र है, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं। तो मिश्र वाक्य की पहचान है कि एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होता है। तो ये यहाँ पर जो एक सेंटेंस है वो दूसरे पर डिपेंड है। चलिए अगला है, आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है, एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड करना है। तो देखो, आप इसलिए उत्तीर्ण हुए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। एकमात्र यही आपका मिश्र वाक्य का सेंटेंस है। और उसके बाद देखो, मैंने देखा कि एक सांप रेंगते हुए घास में छिप गया। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है, तो ये आपका है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और अगर आपको आश्रित उपवाक्यों की पहचान करनी है, समझना है अच्छे से, तो मुझे कमेंट आप जरूर कीजिए। मैं आपको स्पेशली इसकी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही कीमती हो जाते हैं एग्जाम में। और जहां तक मैं अगर मॉर्निंग की बात करूं और इवनिंग की बात करूं, तो मॉर्निंग का पेपर आसान था, चाहे ग्रामर हो चाहे वो और दूसरे पार्ट हो। बट इवनिंग का पेपर अच्छा था, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म का एग्जाम इसी तरह से आएगा। और थोड़ा सा आपको और डिफिकल्टी नज़र आ सकती है फर्स्ट टर्म के एग्जाम में, तो आपको पूरे मार्क्स लाने हैं, तो तैयारी थोड़ी सी और अच्छी करनी पड़ेगी। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य आपका क्या है, उसने समझाया था पर मैं नहीं समझा। ठीक है, ये वाला है। क्योंकि देखो, बच्चे स्कूल विद्यालय जा रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, सरल है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सरल है। और शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी होगी, ये आपका मिश्र है, तो आपका संयुक्त वाला ग ऑप्शन। अब हम बात करते हैं वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मैंने पत्र लिखा, सिंपल सा है, कर्तृवाच्य, कोई भी लॉजिक नहीं इसमें हमें लगाना है। उन्होंने सारे प्रश्न हल कर दिए। इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो से के द्वारा आप जोड़ेंगे, और ये मैसेज बहुत आ जाते हैं बीच बीच में। तो ये क्या आएगा आपका गा, उनके द्वारा सारे प्रश्न हल कर लिए गए। ये भी द्वारा है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो प्रश्न है ना वो बहुत सारे हैं और यहाँ पर नहीं किया गया लिखा हुआ है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए कर दिए गए, गा ऑप्शन आपका सही रहेगा। मैं हंस नहीं सकता, इसे अपने भाववाच्य में बदलना है। मेरे द्वारा हंसा नहीं जाता, ये सही है। हालांकि ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, बल्कि सही होना चाहिए था मुझसे हंसा नहीं जाता। मुझसे हंसा नहीं जाता, ये शुद्ध हिंदी है, लेकिन कई बार पेपर बनाने वाले भी थोड़ी बहुत गलती कर जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में होता है। चलिए, लेकिन हम और आप तो गलती नहीं करेंगे ना। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य आपको छांटना था। तो देखो, यहाँ पर द्वारा जुड़ा है, द्वारा है, से है, तो ये तीनों ही आपके क्या हो गए, कर्तृवाच्य है ही नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका कर्तृवाच्य। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाववाच्य वाला उदाहरण कौन सा है। तो एक ही आपका, आज घूमने चला जाए। तो इस तरह से सेंटेंस होंगे, चला जाए, खाया जाए, सोया जाए, पिया जाए, खेला जाए, कूदा जाए, है ना। अब देखो, यहाँ पर आपको आ गए पद परिचय। थोड़ा सा टफ जरूर लगता है बच्चों को, बट अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोस देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं हमसे, तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। अब देखो, यहाँ पर फिर से पहले प्रश्न भी देखते हैं। वे लोग कल शिमला जा रहे हैं। तो जो शिमला शब्द है, शिमला शब्द वो आपका व्यक्तिवाचक है, तो सबसे पहले आप जातिवाचक को डिलीट कर दो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है, देखो सभी में आपको एक एक जैसा लग रहा है, लेकिन जो शिमला है वो आपका कर्म कारक है, इसलिए आपका ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला है रमा कलम से लिखती है। तो यहाँ पर भी सेम था, आपका व्यक्तिवाचक है ही नहीं, क्योंकि कलम बहुत सारे कलम होते हैं, लाल कलम, पीला कलम, नीला कलम, है ना, बहुत ही महंगा कलम, सस्ता कलम। तो कलम क्या एक जाति है, और से जुड़ा हुआ है, तो से कहाँ आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो आपका आ गया करण, एक ही में है जातिवाचक। बहुत ही जल्दी आपका आंसर ये हो जाता है। वे लोग आ गए,
अब देखो वे लोग क्या है, सर्वनाम है, क्लियर है, बहुवचन है, तो देखो सब में बहुवचन है। बट ये अन्य पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, मध्यम पुरुष जिसके साथ बात हो रही है, और अन्य पुरुष जिसके बारे में, तो वे लोग थर्ड पर्सन है। आपका हो गया घ ऑप्शन, और ये कर्ता कारक है यानी कि काम को करने वाला। अगला देखो, गंगा विश्व की सबसे पवित्र नदी है, तो गंगा किसी पार्टिकुलर नदी का नाम है ना, तो जातिवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक होगा। और गंगा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो देखो यहाँ पर पुल्लिंग है, आपका कट जाएगा, इसमें भी पुल्लिंग है, इसमें भी पुल्लिंग है, तो एक ही ऑप्शन आपका बचेगा ग, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और अगला, शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला। अब यहाँ पर एक डाउट है आपको, जो तुमने शब्द है ना, वो हम एक के लिए भी तुमने यूज करते हैं और बहुतों के लिए भी तुमने। सोचो आप एक ही है, सिंगल है, तो मैं क्या कहूंगा, तुमने बहुत अच्छा खेला। और तुम्हारी पूरी टीम है, तो मैं क्या कहूंगा, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा खेला। तो यहाँ पर जो तुमने शब्द है वो एक के लिए भी और बहुवचन के लिए भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में डाउट है, बट फिर भी आंसर हमारा सही आएगा। देखो इसमें डाउट क्या है कि देखो यहाँ पर सर्वनाम है, पुरुष है, मध्यम पुरुष है और कर्ता कारक है। तो सेम देखो यहाँ पर भी कर्ता कारक है, मध्यम पुरुष है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक है। बट जो एक वचन और बहुवचन में इन्होंने अंतर किया है ना, वही आपका आंसर है। तो अगर पेपर बनाने वाला एक के लिए यूज कर रहा है, यहाँ पे देखो हमारा कोई लॉजिक नहीं लगेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। हालांकि ऑफिशियल आंसर की भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो यहाँ पर का ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक वचन लग रहा है। नॉर्मली हम एक के लिए कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा खेला, और क्या बहुतों के लिए भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इसके दोनों आंसर आपके सही होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न ही गलत दिया है। अब अगला देखो, आपको रस से रिलेटेड सवाल थे, रस बताने हैं आपको। तो देखो यहाँ पर, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, गर्भ में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। तो यहाँ पर निडर होने वाली बात है, यमराज से लड़ाई करने वाली बात है। तो वीर, जोश आ रहा है, वीरता, तो वीरता वाला क्या होगा, वीर रस। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो उत्साह क्या वीर रस में आता है। श्रृंगार में प्रेम होता है, करुण में दुख होता है, और हास्य में हंसी आती है। उत्साह का जोश वीर रस में। और रौद्र रस का क्रोध स्थायी भाव है। संयोग और वियोग किस रस के प्रकार हैं, तो देखो वीर रस एक ही है, करुण भी एक है, हास्य भी एक है। तो संयोग दो होते हैं, श्रृंगार एक, प्रेम दो प्रकार का होता है। एक जब हीरो और हीरोइन, नायक और नायिका मिलते हैं तो प्रेम होता है, और जब दोनों एक दूसरे से बिछड़ते हैं, वियोग होता है, तब भी प्रेम होता है। तो यहाँ पर संयोग और वियोग किसके हैं, श्रृंगार रस के। और यशोदा हरिपाल ने झुलावे, अगर आपने हमारी लाइव क्लास रस वाली जरूर देखी हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वात्सल्य रस होता है। और जिन भी मेरी क्लास के या जिन बच्चों ने हमारे लाइव सेशन की वीडियो देखी है ना, उनके 40 में से 40 आ रहे हैं। आप मॉर्निंग शिफ्ट वाला जरूर देखें पेपर। और पाठ्य पुस्तक देखो ग, यहाँ पर आपको हालदार साहब यानी कि नेताजी का चश्मा पाठ से ये लिया गया है, जहाँ पर कि हालदार साहब, पान वाला, कैप्टन सारे हैं। तो अब आपको यहाँ पर सवाल आता है कि हालदार साहब की दृष्टि में देशभक्त कौन था। हालदार साहब की दृष्टि में नहीं, बल्कि आपकी और मेरी दृष्टि में भी कैप्टन ही देशभक्त था। बाकी पान वाले ने कोई देशभक्ति नहीं दिखाई, मोतीलाल ने तो भैया पैसे कमाए मूर्ति बनाकर, और चेयरमैन यहाँ पर कोई था ही नहीं। एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया, तो ये बड़ा आसान है, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी, तो ये आपका क्या उपहास, यानी कि जो पान वाला था वो मजाक बहुत बनाता था। देखो वो लंगड़ा आ रहा है, उसके साथ फोटो खिंचवा लो, वो क्या जाएगा फौज में, तो ये सारी चीजें क्या मजाक बनाना, तो ये क्या है उपहास।
कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता दिखी? तो बड़ा आसान है, देशभक्ति। गद्यांश में नेताजी कौन है भाई? ये सवाल बहुत अच्छा, थोड़ा सा टेढ़ा। तो ये सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो वो अपना साहब मानते थे। साहब यानी कि जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। और अगला है, बाल गोविंद भगत प्रभाती कब गाते थे? तो प्रभातियाँ, प्रभात का मतलब होता है सुबह, और जो बाल गोविंद भगत थे वो प्रभाती सुबह सुबह गाते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा भोर में, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एक कविता है जो कि आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है कि विहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमा बटमानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहते उड़ावन फूकी पहाड़ू। और ये कुछ लाइनें हैं। उसके बाद यहाँ पर पहला सवाल आपका, लक्ष्मण ने कैसे कहा? सवाल बड़ा अटपटांग सा है, थोड़ा क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। तो लक्ष्मण ने कैसे कहा? तो बिहसी लखन यानी कि हंसते हुए लक्ष्मण ने कहा। तो इसका आंसर होगा हंसते हुए। बोलते समय लक्ष्मण की आवाज में कठोरता थी, क्योंकि लक्ष्मण न डरता था न घबराता था। तो ये कठोरता, बड़े कर्कश वो शब्द बोल रहा था जो कि परशुराम जी को चुभ रहे थे। काव्यांश में भृगुसुत किसके लिए आया है? तो भृगुसुत कौन है? ये परशुराम जी हैं। तो उन्हें यहाँ पर परशुराम को भृगुसुत कहा है। और यह वार्तालाप किन किन के बीच हो रहा है? बड़ा आसान है, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में ये बातें हो रही है। और लक्ष्मण ने अपने क्रोध रोकने का क्या कारण बताया? तो उन्हें कहा कि आप भृगु के सुत हैं, भृगु के पुत्र हैं। तो ऋषि का भृगुवंशीय ब्राह्मण होना, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा हूँ। और अगला तो 2 सवाल हैं आपके पास। वो ये पहला, सूरदास के पद से हरि है राजनीति पढ़ आए, ये किसने कहा? किसने? तो ये गोपियों ने कहा कि जो कृष्ण है वो राजनीति पढ़ आए, राजा बन गए हैं। और अगला जो सवाल था, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में नृप बालक किसके लिए? तो नृप यानी कि राजा का, तो ये है लक्ष्मण के लिए, है ना। तो राजा का बालक कौन है? वह राजकुमार, वो लक्ष्मण है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके आज के प्रश्न आपके लिए। पेपर था प्री बोर्ड का। तो कितने आपके प्रश्न बने 40 में से? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि आपको सबसे टफ कौन सा पार्ट लगा और क्यों लगा। और अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो, टफ लगे, तो हमारे चैनल पर ज़रूर जाके वीडियो देख सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर आपने अभी तक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में और NSP पोर्टल में अपना फॉर्म फिल नहीं किया है स्कॉलरशिप के लिए, तो जाके आप वीडियो देखिए। हमारे चैनल पर पूरा प्रोसीजर आपको बताया है, क्या क्या क्राइटेरिया इसके लिए, सारी चीज़ें। तो कुछ भी डाउट रहता है, आपको किसी भी सवाल में डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने बाकी सभी दोस्तों को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, कितना टाइम लगाते हो।